क्या ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय को दरियावत में खुलेआम छूट मिल जाएगी कुछ भी करने के लिए? गलत मैंने नहीं किया है, मुझे थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी धार्मिक आज़ादी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या हैं बीजेपी पार्टी की? आपने शपथ सही ढंग से नहीं ली और उसको पूरा भी नहीं किया और स्पीकर भी बीच बीच में बोलते रहे कि इसको अंकित नहीं किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि हमेशा अत्याचार आदिवासियों पे ही क्यों होता है? द गरमाया है हसदेव जंगल को लेकर। नासिर काज़मी की एक प्रसिद्ध शायरी है कि तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तूने एक वादा किया है ये याद तो कर। और इन्होंने भी हमसे एक वादा किया था कि एक डिटेल इंटरव्यू ज़रूर देंगे। सर आपको याद है हम जब आप चुनाव जीते थे और यहाँ पर माल्यार्पण वगैरह कर रहे थे, आप बहुत व्यस्त थे, हम 2 मिनट का इंटरव्यू किया था एक ऊपर। जी जी। और उस समय एक वादा लिया था आपसे कि आप एक डिटेल इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। मामले देखे जिस पर विस्तृत तरीके से मैं बात करूंगा मेरे जीवन के बारे डिटेल में एक इंटरव्यू आप ज़रूर देंगे हमको, ठीक है? जी। ठीक है, बिल्कुल। तो उन्हीं दर्शकों के लिए जिनकी डिमांड थी कि डिटेल इंटरव्यू किया जाए, आप बताइए विधायकी कैसी चल रही है इस वक्त? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और कुछ समय पहले आप आए थे तो शायद जनता की दुआएं थी, आशीर्वाद था, प्रेम था, विश्वास था। सभी एक उम्मीदों की माला लेकर आए थे, विश्वास का ताज पहना रहे थे। तो काफ़ी व्यस्त थे, फिर आपसे वादा हुआ था, आप भी आए हो, उसके लिए भी धन्यवाद। कुछ चीज़ें ऐसी है कि चुनाव से पहले हम लोग समीक्षाओं पर काम करते थे, लेकिन अब जीतने के बाद में जनता की उम्मीदें हमसे ज़्यादा जुड़ गई हैं। तो अभी नया नया है, पर काफ़ी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूर धीरे धीरे हम सब संभाल लेंगे। डेली का कार्यक्रम हो रहा है, आप फील्ड में भी जा रहे हैं। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक विधायक को? मेरे पास अभी एक व्यवस्थित कार्यालय नहीं है, मैं घर पे बैठता हूँ, तो वो सारा सब सिस्टम बैठाएंगे धीरे धीरे। लेकिन एक यूँ है कि एक छोटे स्तर की समस्या है गांव के लोगों की, जो गांव में बैठकर भी झगड़े निपटारा कर सकते हैं। मुझे सुबह उठते छोटी छोटी बातों पे अफसरों को फ़ोन करना पड़ता है, थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आम जनता को कि जो सामाजिक स्तर पे आप ख़त्म कर सकते हो वो समाज स्तर पे करें, और जो हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उन तक भी आप पहुँचाओ तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं, तो मेरी समस्या आधी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फील्ड में जा रहे हैं, किस गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं अभी? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं अभी भी, अच्छा। चुनाव में भी नहीं थी। मुझे जो गाड़ी खाली मिलती है बैठ कर रोज़ निकलता हूँ मैं। तो आज तक सब कंफ्यूजन है, कोई कहते हैं कि अभी जीतने के बाद में 4-5 गाड़ियाँ ले आए, कोई कहते हैं कि इसके बाद ये है वो है, पर वास्तविक ये है कि मेरे पास कोई गाड़ी है ही नहीं। हम भी एक स्कॉर्पियो एन देख रहे थे, अभी सोच रहे थे कि शायद विधायक जी ने नहीं ली है, तो वो आपकी गाड़ी नहीं है? नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास। एक आम जीवन तो आप जी चुके हैं विधायक बनने से पहले, क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? एक विधायक का जीवन अच्छा है या एक आम नागरिक का जीवन अच्छा है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैं तो विधायक बनने के बाद भी आम जीवन ही जी रहा हूँ, वो महसूस नहीं कर रहा हूँ कि हम एमएलए बन गए हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जनता के बीच में हम पहले जैसे ही रहते हैं, और जहाँ कार्यालयों में जाते हैं तो एक विधायक बनकर जाते हैं। उस तरीके से बदलाव तो ये है कि उस टाइम मेरे पास संकट बहुत था। मैं सुबह से उठ के निकलता था तो मेरे पास 150 रुपये भी मुश्किल से मिलते थे। अब वो एडजस्ट हो जाता है कि मुझे किसी समस्या सुनना है, देखना है, अब मेरे पास स्टाफ है, उनके माध्यम से कर लेता हूँ कुछ काम। पहले मुझे सब सेल्फ करना पड़ता था, वो समस्या झेलनी पड़ती थी। अच्छा, बचपन कैसा बीता आपका? गरीब स्थिति तो मैं आपकी देख पा रहा हूँ, तो वो बचपन जो आपका था वो किस दौर से गुजरा? आपने क्या महसूस किया उस समय में? अभावों में गुजरा, पर सोचा नहीं था कि हम विधायक बनेंगे। मैं शुरुआती दौर में अपने गांव की स्कूल में पढ़ा हूँ 5वीं तक। फिर किसी ने बताया, नवोदय का फॉर्म लिया और नवोदय में भरा, तो नवोदय में चले गए। वहाँ 10वीं तक मैंने मावली में पढ़ाई की है, 12वीं तक मैंने राजसमंद नवोदय में करी है। उसके बाद में मैं मोहनलाल सुखाड़िया में बीए करी है, और बीएड मैंने मोहनलाल सुखाड़िया के ही भाग में ही करी है। और उसके बाद में मैं दरियावद आया, इंटर्नशिप करी, और इसी दौरान ये सिद्धेश्वर कॉलेज से मैंने एमए भी करी है हिस्ट्री से। तो मेरे पिताजी साधारण परिवार से खेतीबाड़ी करने वाले हैं, तो मेरे घर में मेरी बहन भाई हम सब बाहर पढ़े हैं। उन लोगों ने, मेरे माँ बाप ने खेतीबाड़ी करी, कुछ कर्जा लिया, बहुत मेहनत करके हम सबको पढ़ाया। एक मुश्किल काम होता है कि अपने बच्चों को शहर में भेजना और खुद मजदूरी करके पढ़ाना। फिर भी उनका, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे माँ बाप मिले जिनकी हिम्मत थी, हौसले थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया मैं दूसरों की सेवा कर सकूँ और कुछ अच्छा सोच सकूँ। उन्होंने भी सपना नहीं देखा कि कभी राजनीति में आ जाएगा बेटा, और मैंने भी नहीं देखा था कि कभी विधायक बनेंगे। बस ये चीज़ थी कि जहाँ अन्याय होता है वहाँ खड़ा होने की आदत थी, और उसी
जहाँ अन्याय होता है उसी लड़ाई को लड़ने की जो आदत थी वहाँ, वो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाई। जब मैं MLSC में पढ़ा था तो वहाँ पर भी छोटे मोटे धरने प्रदर्शन होते, ज्ञापन होते, मैं हमेशा शामिल रहता था, कोशिश करता था, सीखता था। लेकिन वहाँ पे कभी मेरे कुछ साथियों ने ऑफर भी किया था, कोई चुनाव लड़ लो आर्ट्स कॉलेज से। मैंने कहा चुनाव लड़ेंगे लेकिन मेरे पास तो वाइट शर्ट पहनने के पैसे नहीं, कैसे लड़ लेंगे। फिर यहाँ आया, यहाँ पर एक विचारधारा थी जो कांग्रेस BJP से हट के थी, मुझे अच्छा लगा तो जुड़ा इससे। तो इस विचारधारा के अंदर पहली बार देखा कि कोई किसान का बेटा है या मजदूर का बेटा है, कोई भी यदि वो MLA बनना चाहे, सांसद बनना चाहे, सरपंच बनना चाहे, बिना पैसों में बन सकता है। बहुत बड़ी खासियत थी कि वो लोकतंत्र को जीवित करने का काम यहाँ की विचारधारा करी थी, जिसको फिर भारत आदिवासी पार्टी का रूप दिया गया। अच्छा, आपके पिताजी से बात हुई थी जब नवोदय में आप गए थे, तो वहाँ पे एक ताना मारा गया था कि ये बकरी वाले का लड़का यहाँ कैसे आ गया, ऐसा कुछ वाकया हुआ था क्या वहाँ पर? हाँ, मतलब यकीन नहीं था। मैं जहाँ पढ़ाई करता था तो उस वक्त शायद 99% या मान लो कि 2-3 लोग ऐसे होंगे जो जिनके पिताजी खेती करने वाले थे। बाकी सब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई बिजनेसमैन, ऐसे मेरे साथी थे। अभी नवोदय मेरे क्लासमेट में सब अच्छे घराने थे, तो यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे आ गया था यूँ। अच्छा, राजनीति में अब तो पढ़ाई में भी अच्छे थे, राजनीति में आने का कहाँ से ऐसा विचार बना कि राजनीति में मुझे जाना चाहिए, और चुनाव लड़ने का जो आइडिया है ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? हम लोग एक विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, यहाँ के जो विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर काम कर रहे थे। मैं B.Ed के इंटर्नशिप के दौरान यहाँ आया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जहाँ पर एक तरफ तो कह रहे हैं हम इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि हम मालिक हैं। दूसरी तरफ मालिकों की ज़िंदगी एक मजदूर की तरह बन गई है। हर एक सरकारी दफ्तर में उसको एक एक कागज़ के लिए धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, उसको जानकारी का अभाव नहीं है। छोटे छोटे कार्यालयों में, दफ्तरों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ देखते हैं सरकारी बजट जितना आता है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, कुछ 5% जो लोग हैं मिलकर उसको डकार जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार उनकी नस नस में भरा हुआ है। तो लगा कि हम जब B.Ed कर ही रहा हूँ तो जानकारी छोटी मोटी है, मैं सीखा हुआ उन चीज़ से फाइट कर सकता हूँ। तो हमने कोशिश करी कि कुछ साथियों का सहयोग भी मिल गया शुरुआती दौर में। तो फिर धीरे धीरे हमने शुरुआत करी, कुछ चीज़ों की मांगें उठाई, कॉलेज है, सीटों की मांगे हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय सड़कों हैं उनको लेकर निरीक्षण करना। कई ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे छोटे छोटे कागज़ के लिए लोग दफ्तर में खड़े होते तो उनके जाके उनके काम करवाते, तो लोगों की भी नज़रों में आए। और फिर हमारे ये भी सोचा था, मैंने एडिट का एग्ज़ाम भी दिया था बीच में, तो उसमें पास भी हो गया था, वो कैंसिल हो गई थी भर्ती उस वक्त। ठीक है, हो गई थी, लेकिन उसी दौरान हमारे माननीय दिवंगत विधायक थे गौतम जी लसाड़िया के थे, तो उनका देहांत हो गया। तो ऐसे वक्त में चुनाव नज़दीक था और फिर सभी साथियों ने आम रहते हैं कि यार हमारे से कौन चुनाव लड़ेगा, तो उसमें मेरा नाम भी सामने आया। उनका इच्छा जताई कि चुनाव लड़े यूँ, तो अगर सबकी सहमति हो, तो सबकी सहमति बनी। हम 2 साल पहले उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव के अंदर सेकंड पोजीशन रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 15 दिन पहले तैयारी करी और मुझे उस टाइम दूसरी पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, तो कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय लड़ाया। निर्दलीय लड़ाने के बावजूद भी हम 51,000 से ऊपर वोट लेके आए। और सबसे खास बात ये थी कि लोकतंत्र में ये जो कमल कांग्रेस के लोग शराब और पैसा बांटकर चुनाव में वोट मांगते हैं, मुद्दों के आधार पर नहीं मांगते हैं। हम लोगों को सीधा बिना शराब बिना पैसों से वोट मिला। ये 51,000 लोग हमसे जुड़े, ये बड़ी बात थी। 2 साल तक मैंने उनको मेंटेन रखा कि भाई 51,000 जो लोगों ने वोट दिया है तो उनकी ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता, उनकी मुसीबत, उनके सुख दुख में हमेशा उनके बीच खड़ा रहा, जिससे उनको लगा कि ये हमारे लिए काम आ सकता है। जो जीते वो उनके लिए काम नहीं कर पाए, लेकिन वो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। उस वक्त भी सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आकर या MLA तक बनेंगे, क्योंकि एक सोच होती थी कि यार MLA तो बड़े घराने के बनते हैं, करोड़पति लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती है। तो हमारे दिमाग में नहीं था, घर वालों के भी दिमाग में नहीं था, लेकिन ये तो विचारधारा थी। यहाँ के कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान था, यहाँ की जनता की आस उम्मीदें थी, यहाँ का विश्वास था, प्रेम था, उन सब की मेहनत थी, जनता की थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उनके दम पर हम चुनाव जीते हैं। अच्छा, डराया धमकाया गया इस बीच आपको कि क्यों चुनाव लड़ रहा है, या कभी आपको पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, मुझे कौन डराएगा। डर तो मेरे दिल में कभी रहा नहीं किसी भी बात से। 4 दिन की जिंदगी है, कोई किसी बात से नहीं। पर ऐसा जरूर हुआ था कि मेरे राजनीतिक जीवन में कई आंदोलन, धरने प्रदर्शन करते थे हम लोग, तो उसको ख़त्म करवाने के लिए कुछ लोग इंटरनल ये ज़रूर कहते थे ये ले लो वो ले लो, ख़त्म करो।
और उसके बाद में कोई चुनाव आता था उसमें भी बताते थे ये ले लो वो ले लो बैठ जाओ। पर हमने ईमानदारी रखी कि हम एक वोट भी लेंगे लेकिन जो भरोसा करा उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए ईमानदारी का फल था कि मैं यहाँ इस जगह हूँ आज। 5-50 की लालच लोग कभी नहीं रखा। अच्छा, आप ही के पार्टी के नेता जो हैं कमलेश्वर डोडियार और मांगू दादा अपने उमेश जी जेल गए हैं, आप कभी जेल गए हैं? जी ऐसी नौबत तो नहीं आई मेरे पास। वो समाज के लिए लड़ते हुए गए हैं और मेरे जेल में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मैंने प्रशासनिक तालमेल के साथ सारे काम किए हैं। आज भी कोई काम होता है तो फिर प्रशासन को साथ लेके करता हूँ, उन्हीं से करते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो आप तालमेल से करवा सकते हो, लड़ाई झगड़े डरा धमका के नहीं कर सकते। अच्छा, अभी एक मुद्दा गरमाया है हसदेव जंगल को लेकर, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? जी, आदिवासी हमेशा जहाँ जहाँ आदिवासी वहाँ जंगल है और जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ पर खनिज भी है। सरकारें और बड़े बड़े लोगों की नज़रें उन ज़मीनों पर है, उस खनिज पर है। हसदेव जंगल की बात है तो एक सवाल ये उठता है कि हमेशा अत्याचार आदिवासियों पे ही क्यों होता है? उसका विस्थापन ही आदिवासी पे क्यों होता है? सरकार चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी हो, लेकिन जब भी अत्याचार होता है तो सिर्फ आदिवासी पे होता है। आज हसदेव अरण्य जंगल की बात है तो वहाँ जीवों का घर है और वहाँ कहते हैं कि हाथियों सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर उस जंगल को उजाड़ते हैं तो वहाँ के आदिवासी कहाँ जाएंगे और आदिवासी कहाँ जाएंगे? एक दूसरी बात सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर जंगल को उजाड़ रहे तो फिर प्रदूषण फैलेगा, इस पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा, जो जीव हाथी हैं वो बाहर आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जीव मरेंगे तो पूरा गड़बड़ा जाएगा इस संतुलन। आप लोग उस दुनिया को विकसित भारत को कल विकसित भारत बताना चाहते हो, कैसा बताना चाहते हो? लेकिन पर्यावरण को उजाड़ के कैसा विकसित भारत कर रहे हैं? जहाँ पर देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी उन्होंने संघर्ष किया, बीजेपी की आई। तो ऐसा लगता है कि सरकारें कोई भी आई हो पर आदिवासी पे अत्याचार कभी थमा नहीं है और ये दोनों कमल कांग्रेस की सरकारें आदिवासी को हमेशा हाशिए पर धकेल कर उनके सारे अधिकार लूटने का काम कर रही है। तो अगर जंगल नहीं बचाते तो आने वाले समय में भयंकर विकराल रूप होगा। आप कह रहे हो कि कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती, कभी ठंड ज़्यादा पड़ती, कभी बारिश ज़्यादा होती, कभी बिन मौसम हो जाता है, तो मौसम बिगड़ेगा जब पर्यावरण ही खत्म कर रहे हो तो। और यही जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जो सरकारों को एक ठेकेदार की तरफ चला रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से एक दिन इनको भी ऑक्सीजन की किल्लत से इसको भुगतना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग अभी कोरोना में देखा कैसे तड़प के मर गए और गाँवों के अंदर हम लोग शांति से जी रहे थे, हमें कोई ऐसा नहीं हुआ। जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा उसको भुगतना ही है, चाहे सरकारें हो चाहे बड़ा आदमी हो। दरियावत चलिए, कमान तो अभी अभी नई नई संभाली है आपने, है ना? हमने अभी दरियावत की जो कंडीशन देखी सड़कों की, कचरे का ढेर कहीं पर भी लगा है, बीच सड़क पर भी कचरा डालते थे लोग और मतलब कचरा बहुत ज़्यादा है। तो इससे निपटने की क्या तैयारी है? दरियावत अभी नगर पालिका बनी है, उस नगर पालिका के अंदर मैंने किसी भी विभाग से भी कोई बातचीत नहीं करी है, उनके काम को देखा नहीं है। बहुत जल्द उनके कामों को देखेंगे और पूरे सुव्यवस्थित तरीके से काम करवाएंगे। हो सके अभी सबसे मिलना जुलना हो रहा है इसलिए फुर्सत नहीं मिली, सभी विभागों से बात करेंगे। कुछ काम वहाँ के शहरवासी भी ये सोचे कि सारा काम सरकार ही करे या सारा काम प्रशासनिक अधिकारी करे, सारा काम कर्मी की करे तो संभव नहीं। कुछ हमारी जिम्मेदारी पड़ती है, देश के नागरिक हम भी हैं, तो कुछ चीज़ें मार्केट के सारे लोग मिलकर बदलाव करना ज़्यादा संभव है। ये तो मेरे सवाल थे जो बहुत फीके फीके सवाल थे। अब कुछ तीखे सवाल हैं जो कि जनता के सवाल है। कमेंट बॉक्स से मैंने सवाल उठाए हैं और उनके जवाब आपको देने हैं। शपथ को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है आपके खिलाफ। ये बोला जा रहा है कि आपने शपथ सही ढंग से नहीं ली और उसको पूरा भी नहीं किया और स्पीकर भी बीच बीच में बोलते रहे कि इसको अंकित नहीं किया जाएगा। शब्द में बता देता हूँ, ईश्वर शब्द हैं हम अपने परफॉर्मा में, जो शपथ का परफॉर्मा होता है उसके अंदर ईश्वर शब्द ना बोल के आपने बोला कुदरत, और स्पीकर ने भी वहाँ पे टोका आपको कि ये अंकित नहीं होगा और शपथ पूरी नहीं मानी जाएगी। थावरचंद मीणा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, कुदरत की शपथ लेता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है वही पढ़िए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जवाहर, जय भील प्रदेश। उसके बावजूद भी आप उसको छोड़ के आगे बढ़ गए और कुदरत शब्द का इस्तेमाल करके आपने अपनी शपथ पूरी करी। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये देश का अपमान है या फिर कह लीजिए संसद का अपमान है। आपका क्या कहना है इस बात पर? संसद का अपमान और देश का अपमान तो वो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे मेरे विचार को थोपने का काम कर रहे हैं। मुझे संवैधानिक आज़ादी मिली हुई है कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, किसको नहीं मानता हूँ, किन विचारों को मानता हूँ। यदि मैं
कोई मुस्लिम समाज का, उसको ज़बरदस्ती आप ईश्वर बुलाओगे, वो अल्लाह बोलेगा। कोई किसी को उसकी आज़ादी है ना, संविधान को तो आप ज़बरदस्ती थोप के मनवा रहे हो। मैंने कुदरत बोला, इसलिए बोला कि सृष्टि को हम जय जोहार बोलते हैं और इस कुदरत और प्रकृति की जय बोलते हैं, और इस प्रकृति और कुदरत की जय बोलकर हम इस 33 करोड़ देवी देवता भी उसमें समाहित हैं, इस जीव जंतु पेड़ पौधे जहाँ से हम बड़े हैं, ये सृष्टि चल रही है, उसकी जय बोल रहा हूँ। उससे बड़ा और कोई शब्द नहीं हो सकता, कुदरत से बड़ा। उस कुदरत के अंदर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, फलाना ढिकना सब आ गए, तो उससे बड़ा शब्द नहीं है। फिर भी मेरे को मेरी धार्मिक आज़ादी है, उसका उपयोग किया मैंने। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है आपने कुछ गलत किया है ना? गलत मैंने नहीं किया है, वो मुझे थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी धार्मिक आज़ादी है। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं विधानसभा में? जी, सबसे पहला एक मुद्दा मुझे लगता है कि बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, 40% सभी भर्ती में पात्रता लगाकर। तो उस मुद्दे को हम उठाएंगे और ये 40% ख़त्म कराएंगे, जो कि बेरोजगार हमारे लोगों में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो 40% लगाकर उस तरह कंपटीशन नहीं करवा पाएंगे। परीक्षाओं के अंदर आप 33% लगवा रखा है, और वहाँ पर 40% क्यों? और फिर पेपर ही ऐसे बनाते जैसे आरपीएससी के दे रहे हो वैसे। तो इसलिए दूसरा हमारा मुद्दा, इस इलाके के लिए सेपरेट बिल प्रदेश। हमारी बोली, भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, पुरखाई, खेती बाड़ी व्यवस्था हमारे 4 राज्यों की एक जैसी है, तो फिर हमको आपस में बांटा क्यों? तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक सेपरेट बिल प्रदेश बने। हमारे 5वीं अनुसूची संविधान के अंदर अंकित थे, लेकिन आज पर धरातल पर लागू नहीं हुई, उस पर बात करेंगे। एक हमारा और मुद्दा है कि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमको 12.5% आरक्षण दिया गया, जिसका फ़ायदा ट्राइबल को नहीं मिलता है, उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारों को ये 12.5 में से 6.5% अपने ट्राइबल को अलग से, टीएसपी को अलग से मिले। कमलेश्वर डोडियार से मिले हैं आप? जी मिले। कितना नज़दीक से जानते हैं उनको? मेरे वो करीबी मित्र हैं, और ये चुनाव लड़े उससे पहले उनके वहाँ पे जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में 10 दिन रहा उनके साथ। ये ठीक है, आप करीबी मित्र हैं, उनके बारे में जानते भी हैं। उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल, लोगों का उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ईश्वर वगैरह मतलब थोपना नहीं चाहिए। उनका भी ये कहना हुआ अक्सर कि कमल कांग्रेस एक है। लोगों का ये कहना है कि मंत्री पद की जो लालच है उनकी, उसमें वो कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं कि आपका ही समाज और उनके चाहने वाले प्रशंसक उनसे कुछ एक खेमा है, वो नाराज़ हो रहा है। वो इसलिए कि वो शिवराज सिंह की खुलेआम तारीफ़ करते हुए दिखे हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी के लोग अच्छे हैं। वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, शायद लोगों का यह कहना है कि उनको मंत्री पद चाहिए, इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले अच्छे लोग हैं। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है और वो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, जो ईश्वर आप बोल रहे हैं, वो मंदिरों में जाके उन्होंने नतमस्तक होकर सिर टेका है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सब मंत्री पद के लालच में और मंत्री पद को हासिल करने के लिए हो रहा है। तो ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, आपका क्या कहना है उसके ऊपर? एक तो ये है कि कमलेश्वर जी को सलाना विधानसभा की जनता ने जिताया, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कमलेश्वर जी उन विधानसभा की जनता की भावनाओं और विश्वास को जीतने के लिए और वहाँ के विकास कार्यों को करने के लिए किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, उसको देखते हुए अपना फैसला लेते होंगे कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरी वजह से मेरी जनता की भलाई हो सके। दूसरी बात आस्था की है, तो मेरे विधानसभा में कई विचारों के लोग रहते हैं, कोई किस पंथ को मानता है, कोई किस धर्म को मानता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं रोक सकता हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं उनकी जो विचार है उनको मानता हूँ, उनको आज़ादी देता हूँ। आप मान सकते हो, रह सकते हो, और मैं उनके साथ में उनके समर्थन करूँ नहीं करूँ, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर ज़रूर करता हूँ। कोई जैन है, उनके विचार अलग है, कोई मुस्लिम है, उनके विचार अलग हैं, कोई सिख है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, कोई गुरु गोविंद जी को मानता है, कोई ये बहुत सारे विचार इस विधानसभा के अंदर भी हैं। तो सबके अपने अपने विचार है। और रही बात, हम हमारे पुरखाई देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा आज भी मैं करता हूँ। जहाँ तक माता टेकने की बात है, मेरे खाकल देव हैं, पूर्वज हैं, भैरू जी हैं, नातू बाबू जी हैं, पेमा बाबू जी, खेमा बाबू जी, सब हमारे देवरे हैं। वहाँ पे तो हम जाएंगे, माथा टेकेंगे। नहीं, उन्होंने शिव मंदिर है, वहाँ जाके नतमस्तक होकर सिर टेका है। इस पर क्या कहना है आपका? देखो, शिव मंदिर ये पंचखंड के स्वामी हैं, ये कहते हैं, और जहाँ तक उनके विधानसभा के लोगों की आस्था होगी तो उन्होंने टेका होगा। मुझे अगर मेरे विधानसभा के लोग कहते हैं कि हम आपके लिए ये मन्नत मांगी है, चाहे मेरी मान्यता हो न हो, पर उनकी मन्नत को पूरा करने के लिए मैं हर जगह माथा टेकता हूँ। चलिए, मंत्री पद की आस रही है आपको? मैं विधायक बन गया जो खूब है बाकी आगे जनता की भावना रही तो सब कुछ अच्छा होगा।
मुस्लिम समुदाय जुड़ा है आपसे, एक तरफा जुड़ा है। हमने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट थावरचंद जी को। इस पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति ये है कि लोग बोल रहे हैं कि एक कोई गठबंधन हो सकता है ये थावरचंद जी और मुस्लिम समाज के बीच में, कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे किसी भी तरह से। तो क्या ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय को दरियावद में खुलेआम छूट मिल जाएगी कुछ भी करने के लिए? मुस्लिम शब्द का मतलब आते ही आतंकवादी से जोड़ देते लोग। बिल्कुल ऐसा ही लोग तो क्या लगता है आपको कि ये मुस्लिम सारे आतंकवादी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होता। हर आदिवासी नक्सलवादी होता है? नहीं होता। नहीं होता है। ये जो जय श्री राम ने बोले तो वो बीजेपी का नहीं, ये वो बात हो गई है। अच्छा। और जिसने बीजेपी की तारीफ कर ली, जिस मुसलमान ने बीजेपी की तारीफ कर ली तो वो बीजेपी का हो गया। तो ये तो देश के अंदर एक माहौल बनाया जाता है इस मुस्लिम कौम के लिए। एससी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज, इसको वोट बैंक के लिए हमेशा इस्तेमाल किया गया। और हम लोगों ने सिर्फ इतना उनका सहयोग किया कि जहाँ उनके साथ बुरा होता वहाँ पर मैं उनके साथ खड़ा रहता। एक घटना हुई थी उदयपुर के अंदर, कन्हैयालाल टेलर को मारा गया था, तो वहाँ मारा गया था। कुछ जो अपराधी होता है वो किसी जात धर्म का नहीं होता है, तो घटिया मानसिकता लोगों ने इस तरह किया होगा, ऐसा करना था, वहाँ करा, उनको सजा मिली। लेकिन दरियावद में कभी मैंने ऐसा सुना था कि 2-3 लोग ऐसे थे जो रोज़ शाम को किसी न किसी मुस्लिम समाज के लड़कों को पकड़ लेते, मारपीट करते और उसके बाद में उनको कहते जय श्री राम बोलूँ। तो उसकी धार्मिक आज़ादी, उसको जय श्री राम बोले न बोले उसकी मर्जी, मेरी मर्जी में क्या बोलूँ। कोई और कोई किसी को मुस्लिम समाज का ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकता है कि तुम अल्लाह बोल, वो उसकी आज़ादी है। तो ऐसा जबरन करवाया गया। तो फिर मैंने एक बार थाने में रिपोर्ट करी थी, उन्होंने तो ये बात पाबंदी करवाई थी मैंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सभी लोग रहे, सभी कौमी एकता में रहे। आपको एक बात याद दिलाता हूँ, आज़ादी के समय में अगर इस देश को आज़ादी करानी थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ में काम किया था। कोई ऐसा धार्मिक उन्माद नहीं था। और उस टाइम कोई हिंदू भूखा रहता, मुस्लिम उसके घर खाना डालता था। कोई मुस्लिम भूखा रहता तो हिंदू उसके घर पे जाता, उसके दुख में साथ होता था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रह के देश आज़ाद कराया। ये एक गंदी मानसिकता की राजनीति बाद में पनपी, और मैं इसको सबसे ज़्यादा दोषी इस राजनीति को बीजेपी को मानता हूँ कि भाजपा गाय गंगा गोबर की राजनीति करती है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उसके अलावा वो कोई रोजगार पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इस तरह के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे मुंह तक नहीं खोलती है। और ये धार्मिक उन्माद को भड़काने वाली राजनीति है। बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, तो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि आप राजनीति से और बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। आप विधानसभा भी जाके आए, लोगों से बात करी होगी, विधायकों से बात करी होगी। बीजेपी जो एक तरीके से बदलाव कर रहे हैं, मतलब चौंकाने वाले बदलाव कर रहे हैं सीएम को लेकर, तीनों ही राज्यों में सीएम को बदल दिया गया और ऐसे सीएम बनाए गए जिनसे, मतलब जिनके नाम की किसी को उम्मीद नहीं थी, ऐसे सीएम बनाए गए। ये स्टेप क्या लगता है आपको, क्यों उठा रही बीजेपी, और इसके पीछे क्या विचार और क्या मतलब एक तरीके से उनकी राजनीति हो सकती है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? केंद्र में 2 रोबोट हैं, उसको संचालित नागपुर से किया जाता है और नागपुर से बीजेपी को चलाया जाता है। और इस तरह के फैसले लिए हैं, यदि योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको कुछ बना दो, कब तक चला पाएगा। यानी कि यहाँ तो उसको बना दिया है तो उसको चलाने वाला कोई और है, चाहे वो तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हो। वहाँ उनकी पॉलिसी रही होगी कि भाई राजस्थान में एक पुतला थोपो और फिर उसको चलाएगा कोई और। लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या हैं बीजेपी पार्टी की, क्या तैयारियां कर रही है बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर? जी, आगामी समय में हम 2 सीटें हैं जो उदयपुर और बांसवाड़ा नंगोपुर, इस पर हम मजबूती से उतरेंगे और दोनों सीटें जीतेंगे। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में कम से कम 4 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारे, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सीटें पे उतारेंगे। और उसकी आगामी रणनीति हमारे सभी जिले से जिला पदाधिकारी सब मिलकर बैठकर रणनीति बनाएंगे। तो ये थे दरियावद विधानसभा के विधायक, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिया। और एक घटना जो कल शाम को हुई, हम जल्दी पहुंच गए थे यहाँ पर, तो ये 7:30 बजे के आसपास आए, हम 6 बजे पहुंच गए थे। तो जैसे ही इन्होंने हमें देखा, हाल चाल पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो व्यवहार इनका है लोगों के प्रति, और ख़ासकर हमारे प्रति जो व्यवहार इनका रहा, उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। 6:30 बजे हम पहुँच गए थे, 7:30 बजे ये पहुँचे, इन्होंने हाल चाल पूछा, उसके बाद तुरंत इन्होंने हमारे रहने खाने की व्यवस्था करवाई और हमें एक होटल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवाई। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, इनको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे ये विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो व्यवस्था करवाई। तो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है ये। मैं शुभकामना देता हूँ कि इनका जो कार्यकाल रहे बहुत अच्छा चले,
मैं पंकज कुमार गोयल, टीम टीएसपी कैमरामैन शाहिद के साथ, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, और इस चैनल के माध्यम से मैं दरियावत विधानसभा की जनता को धन्यवाद करूंगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूंगा। पूरी ईमानदारी से उन्होंने जो काम किया, उन्होंने विश्वास दिया, भरोसा दिलाकर मुझे आज विधायक पद पर बैठाया है और उनकी उम्मीदों को मैं 100% पूरा करूँगा। पुनः आपके चैनल को भी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।